नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पूर्व एफबीआई डायरेक्टर जेम्स कॉमी के बयान को अमेरिकी बाजार ने किया नजरअंदाज। प्रेसिडेंट ट्रंप को नुकसान की आशंका खत्म। अमेरिकी बाजारों ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ। एशिया की मजबूत शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव। ब्रिटेन चुनाव के एग्जिट पोल में टेरेसा मे की पार्टी को बहुमत नहीं। जेरेमी कॉर्बिन बन सकते हैं अगले प्रधानमंत्री। पाउंड में तेज गिरावट। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की दरों में भी बदलाव नहीं। केरल में नई शराब पॉलिसी मंजूर। 3 स्टार और बड़े होटलों को दिए जाएंगे लाइसेंस। सुबह 11 से रात 11 बजे तक खुलेंगे बार। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा, शराबबंदी से ड्रग्स का चलन बढ़ा। फ्यूचर जनरली जनरल इंश्योरेंस में हिस्सा खरीदने वालों में सबसे आगे हीरो फिनकॉर्प का नाम। जॉइंट वेंचर में फ्यूचर एंटरप्राइजेस की जगह ले सकती है कंपनी। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। और आधार कार्ड मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पैन कार्ड और आईटी रिटर्न के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने पर होगा फैसला। और शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और एक बेहद इंपॉर्टेंट दिन। कई सारे इवेंट्स पे हमें रिएक्ट करना है। कल सुबह मैं कह रहा था कि भारतीय बाजार बंद होने के बाद ग्लोबली बहुत बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था यूके के जो जनरल इलेक्शंस हैं। और अब जो बेटिंग सर्कल्स हैं उसमें जेरेमी कॉर्बिन को कहा जा रहा है फेवरेट है, वो अगले लीडर बनते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखें, काउंटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में हमारे भारतीय बाजार खुलने के समय या उससे पहले ही वो आउटकम आता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए पाउंड में यूके में क्रैश होता हुआ नजर आया है। थेरेसा मे की पार्टी यानी कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो कहा जा रहा है शायद इस चुनाव में हारती हुई नजर आए। दूसरी इंपॉर्टेंट इवेंट थी पूर्व एफबीआई डायरेक्टर जेम्स कॉमी की जो टेस्टिमनी थी कांग्रेस के सामने। उस टेस्टिमनी के दौरान ही अमेरिकन मार्केट्स ने, डाउ ने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए। हर निशान के साथ जाके वो मार्केट्स बंद हुए। और तीसरा था यूरोपियन कमर्शियल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी की जो बैठक थी। दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं करा है। 0% के आसपास दरें बरकरार। लेकिन जैसे मैंने कहा था कल की लेस डविश साउंड करेंगे उन्होंने। कोई फ्यूचर रेट कट्स के रेफरेंस जो अब तक आ रहा था पॉलिसी में उसे ड्रॉप कर दिया है। तो ये है सूरत हाल। वो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसमें डिटेल में मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी आपको बताएंगे। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी शुक्रवार की सुबह इंडिकेशंस हैं कि हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होगी। कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही दरअसल ये ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ। और सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेनेटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में निफ्टी में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। अनिल से और बाजार के एक और एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान से करूंगा आगे बातचीत। लेकिन ग्लोबल लैंडस्केप, बहुत सारे इवेंट्स, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और मेरे लिए क्या मतलब है, सबसे बेहतरीन समझाने के लिए सबसे बेहतरीन आदमी इस काम के लिए नीरज वाजपेयी मेरे साथ जुड़ते हुए। नीरज, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, 3 बड़े इवेंट थे कल। एक जेम्स कॉमी का जो टेस्टिमनी था बहुत इंटरेस्टिंग था। उन्होंने पूरे बयान दिए और बोले मैंने रिकॉर्ड किया। लेकिन बाजार ऊपर चलता गया क्योंकि कॉमी को उसने डिस्काउंट किया था। डिस्काउंट क्यों किया? जब तमाम एनालिसिस आप पढ़ेंगे तो कॉमी ने एक बयान दिया कि हमने बुश और ओबामा की बातों को कभी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ट्रंप की बातों को हमने रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये झूठ बोल सकते हैं। ये एक बयान सिर्फ कॉमी के खिलाफ गया। आप किसी को प्री जज कैसे कर सकते हैं कि ये आदमी झूठ बोलेगा? तो इस एनालिसिस को बहुत सीरियसली वहां लोग ले रहे हैं कि एक हाईएस्ट ऑफिस को आपने शक की नजर से देखा और आपने इसको रिकॉर्ड किया। तो ये कैसे भरोसा किया जाए कि बाकी सारी बातें आप सही हैं, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। तो इस वजह से वहां लोगों ने इसको बहुत लाइटली लिया। और चूंकि बहुत दिन से सारी बातें थी, कोई नया खुलासा नहीं हुआ, इसलिए बाजार ने उसको डिस्काउंट किया तेजी। दूसरा इवेंट ईसीबी का था जहां उन्होंने अनचेंज रेट रखे। उन्होंने ये कहा कि अब गुंजाइश यहां से नहीं है, क्वांटिटेटिव यूजिंग के लिए भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो हम सोच सकते हैं। तो उस वजह से वो इवेंट बहुत बड़ा इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वहां जो चुनाव चल रहे हैं ब्रिटेन में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ब्रिटेन के चुनाव में अब जो तस्वीर निकल के आ रही है कि शायद मे को बहुमत ना मिले, उनके विरोधी को मिल जाए। इसका एक रिपरकशन ये है कि अगर मे हारती हैं तो यूएस के साथ उनके रिलेशनशिप जो थे, जो ज्यादा फेवरेबल होते हैं मार्केट इकोनॉमी के लिहाज से, उसमें दिक्कत है। इसीलिए यहां पे देखिएगा आप कि अगर ऐसा होता है फाइनल रिजल्ट के समय तो बाजार को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा। तीसरे इवेंट का मतलब ये है। इस बीच
क्रूड और गोल्ड अपनी एक जो पुरानी चाल है कि थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर के साथ ट्रेड करते रहे, लेकिन नेट अगर आप देखेंगे तो एक दिन का जब ये रिजल्ट आएगा ब्रिटेन का, तो शायद एक इंस्टेंट रिएक्शन आपको दोपहर में देखने को मिले, लेकिन उसके बाद फिर से सेटल होगा, क्योंकि यूएस मार्केट सब कुछ डिस्काउंट कर रहा है। और जो ऊपरी स्तरों पे ऊपर से नीचे आया यूएस मार्केट, वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि ब्रिटेन के रिजल्ट उल्टे आ रहे हैं, जैसी उम्मीद की आ रही है वैसे नहीं आ रहे हैं। और सब देखना चाहेंगे किस तरह की स्ट्रेंथ होती है यूके गवर्नमेंट की ऑल इंपॉर्टेंट ब्रेग्जिट से पहले, तो इसीलिए वो इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हुए। लेकिन चलिए आपको सुना देता हूं जेम्स कॉमी, जो कि पूर्व FBI डायरेक्टर थे, उन्होंने क्या कहा। I was honestly concerned that he might lie about the nature of our meeting, and so I thought it really important to document. That combination of things I'd never experienced before, but it led me to believe I got to write it down, and I got to write it down in a very detailed way. As FBI director, I interacted with President Obama, and I spoke only twice in 3 years, and didn't document it. When I was Deputy Attorney General, I had one-on-one meeting with President Bush about a very important and difficult national security matter. I didn't write a memo documenting that conversation either. Sent a quick email to my staff to let them know there was something going on, but I didn't feel with President Bush the need to document it in that way. वही बात जो नीरज हाईलाइट कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उस बयान का, कि मुझे शक था इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करा। लेकिन चलिए, ग्लोबल इवेंट्स बड़े सारे लाइंड अप हैं और ज्यादा नेट सबके न्यूट्रल इंपैक्ट है। एक यूके के इलेक्शन का आउटकम अभी भी आना बचा हुआ है, तो वो कीनली अवेटेड है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले कल हमने देखा था इंडियन मार्केट्स में एक कंसोलिडेशन का मोड था। हल्की कमजोरी के साथ बाजार बंद हुए। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी 9650 के नीचे जरूर स्लिप हुआ, दिन के लोज के आसपास कामकाज कर रहा था, लेकिन कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, कंसोलिडेशन का दिन कहना चाहिए। आईटी, ऑयल एंड गैस, सरकारी बैंक्स, ये वो पॉकेट्स जो दबाव में थी। पर कल फार्मा और मेटल्स, मुझे याद है किस तरह की स्ट्रॉन्ग बाइंग दोनों पॉकेट्स में आई है, उन्होंने मदद करने की कोशिश करी। मिड कैप, स्मॉल कैप्स हल्के हरे निशान के साथ, मार्केट ब्रेथ ऑलमोस्ट इवनली पॉइज थी, हर एक बढ़ने वाले के सामने एक गिर रहा था। और जहां तक FI/DI के आंकड़े की बात है, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। FIs ने 90 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग करी। DIs की तरफ से कैश मार्केट में अच्छी बाइंग होती हुई, ऑलमोस्ट 750 750 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा। लेकिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, तो आमतौर पर थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है वीकेंड फैक्टर के चलते। बड़े सारे इवेंट्स पर हमें रिएक्ट करना है, डेटा पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इन सबको समझ के हमें हमारी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करने के लिए जुड़ गए CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या समझ में आ रहा है सर, क्या करना चाहिए निफ्टी में आज? गुड मॉर्निंग आशीष। खरीदारी करनी चाहिए, अभी तक तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 6700, माफ कीजिएगा, 9600 9700 की रेंज में बाजार वक्त बिताने की कोशिश कर रहा है, और जब तक इस रेंज के बाहर किसी एक तरफ क्लोज ना हो तब तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। 9600 के नीचे की क्लोजिंग मिले तो ही दिक्कत की बात है, और वो भी एक आध दिन की क्लोजिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। तो वीकेंड सेशन है, और चूंकि ब्रिटेन से नतीजे आने वाले हैं चुनाव के, उसके चलते थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। तो ऐसे में जितना 9600 के नजदीक खरीदेंगे उतना बेहतर रहेगा, और या फिर शुरुआत हो 9625 9640 भी हो अच्छी रेंज जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, और 9700 को ऊपर का टारगेट रखना चाहिए। ऐसे भी आंकड़े नहीं दिख रहे कि 9700 के पार जल्दी निकल जाए। हाँ, अगर ब्रिटेन से अच्छे समाचार आते हैं तो वो एक कोशिश हो सकती है। बैंक निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा दबाव में रहा, लेकिन मुझे लगता है वहां पर भी मजबूती काफी बेहतरीन है, और ऐसे में 23,400 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में भी एक खरीदारी का मौका बनता है, और ऊपरी स्तरों पर आप 23,700 तक के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, बाजार बड़ी तेजी से भागने के लिए भी तैयार नहीं है, तो थोड़ा सा हफ्ते का आखिरी सेशन है, मूड सीमित दायरे में कारोबार का रहेगा, लेकिन बायस पॉजिटिव साइड पर रखना चाहिए। ओके, तो बायस पॉजिटिव साइड पे रखें, किसी भी कमजोरी, किसी भी दबाव में खरीदारी करने के मौके ढूंढें। 9600 का स्टॉप, 9700 के टारगेट्स के लिए। बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान मेरे साथ जुड़ते हुए। श्रीकांत, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है, क्या करने वाले हैं आज आप निफ्टी में, क्या क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। वैसे देखिए, अगर निफ्टी को अगर एक यहाँ से 2 या 3 महीने के व्यू से देखते हो, तो मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड है, क्वार्टरली ट्रेंड, उसके बेसिस पे ऐसा लगता है कि मार्केट शायद अगर यहाँ से कोई बड़ा रेस्ट लेगा तो 10,000 के आसपास ही जाके ले सकता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसमें काफी डाइवर्जेंस है, और अगर आप देखेंगे तो जो सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन है उसमें भी काफी कमी आई हुई है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि इंट्राडे सेटअप के बेसिस पे
9715 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम निफ्टी शॉर्ट करके चल सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए, तो आई थिंक वो फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जो एक ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे डेली बेसिस पे, तो 300 या 400 पॉइंट निफ्टी बढ़ने के बाद 200 पॉइंट का एक करेक्शन रूटीन सा हो गया है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि 9550 या 9570 के लेवल्स को आने वाले 1 या 2 दिन में निफ्टी छू सकता है, और स्टॉप लॉस होना चाहिए 9715 के करीब का। ओके, तो निफ्टी में शायद ट्रेंड इंटैक्ट है, खरीदारी करने के लंबी अवधि के लिहाज से, मीडियम अवधि के लिहाज से मौके होंगे, मोमेंटम आगे भी ले जाएगा बाजार को, लेकिन इस समय शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक बिकवाली एक्सपेक्टेड है, दबाव होगा। 9715 का स्टॉप लगाएं, यानी कि रीसेंट हाइज के आसपास अपने स्टॉप प्लेस करें 9550 तक के टारगेट्स के लिए। अच्छा श्रीकांत, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? आशीष जी, मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट काफी अच्छा है। हाँ। और अगर आप बाटा इंडिया के स्टॉक को अगर डेली बेसिस पे देखते हो या वीकली बेसिस पे, उसमें काफी अच्छा मोमेंटम है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि वो लॉन्ग करके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेंगे तकरीबन 540 के आसपास के, टारगेट रहेंगे 570 से लेकर 575 के। और एक जो हमें अच्छा लग रहा है वो आईटी स्पेस से है, और विप्रो है वो स्टॉक। मुझे लगता है ये स्टॉक में जो एक फॉर्मेशन बना है लॉन्ग टर्म में, उसमें काफी अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना हुआ है, और ये स्टॉक बाकी सब जितने भी आईटी के बड़े दिग्गज जो स्टॉक है उनको ही आउट परफॉर्म करते हुए आने वाले कुछ महीनों में, या शायद समझ लो आप पकड़ लीजिए कि 12 महीने की अवधि में अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है यहाँ से ये 50% भी अप्रिसिएशन दे सकता है। तो करंट लेवल से काफी अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। हम 535 के स्टॉप लॉस के साथ इसे शॉर्ट टर्म बेसिस पे लॉन्ग करके चल सकते हैं, और टारगेट्स रहेंगे 565 के करीब के। ओके, तो आईटी कंपनी विप्रो पसंद आती हुई, चार्ट्स पे बेहतर होती हुई, थोड़े से लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, और अभी भी ट्रेडिंग करने के मौके हैं। खरीदें 565 के लक्ष्य के लिए, और बाटा इंडिया भी पसंद आता है, उसमें भी खरीदारी करने के मौके। बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। नीरव वखारिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट टेक्निकल एनालिस्ट है, उनका मानना है आईओसी बेचना चाहिए, 427 का स्टॉप और 402 के लक्ष्य के लिए। कल भी यह स्टॉक दबाव में था। मलकाnsview.com का मानना है कि JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, खरीदें इस स्टॉक को, 118 का स्टॉप लगाएं और 130 के लक्ष्य के लिए। और एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान मानते हैं मन्नपुरम, इसमें खरीदारी करनी चाहिए, 89.25 का स्टॉप और 104 के लक्ष्य। तो निफ्टी को लेकर एक्सपर्ट्स की थोड़े डाइवर्जेंट व्यूज आते हुए थोड़ा सा कॉशियस रहे। अनिल मानते हैं किसी भी कमजोरी में खरीदारी करने के मौके, और 9700 तक के टारगेट्स तक निफ्टी जा सकता है। वहीं श्रीकांत चौहान साहब का मानना है कि थोड़ी सी थकावट इस समय नजर आ रही है, तो 9715 के स्टॉप लगाएं और 9550 के टारगेट्स के लिए निफ्टी बेचा जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढे। एक सेल कॉल आती हुई आईओसी पर, अदरवाइज बाटा, विप्रो, JSPL, मन्नपुरम, इन सब में एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके होंगे। लेकिन चलिए, ये तो थे टेक्निकल एस्पेक्ट मार्केट की, लेकिन खबरों की वजह से, फंडामेंटल्स की वजह से कौन से स्टॉक्स मूव करने वाले हैं, क्या खबरें आ रही हैं। मेरे सहयोगी हेमंत गई अब मेरे साथ जुड़ते हुए टॉप 5 शेयर्स लेके। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। नजर रहेगी कोल इंडिया के ऊपर। देखिए 37 ऐसी माइंस थी जहां से कोयले का खनन हो रहा था, और ये घाटे में चल रही थी माइंस, और करीब करीब 11,000 कर्मचारी इस माइंस में कामकाज कर रहे थे। तो कोल इंडिया ने एक कड़ा फैसला लिया है कि अब इन माइंस में कामकाज नहीं होगा, तो ये एक पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। हालांकि यूनियन देखिए लगातार इस चीज का विरोध कर रहा है, यूनियन से बातचीत इनकी जारी है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो कहते हैं ना कि एफिशिएंसीज बेटर हो जाएंगी कोल इंडिया की, पॉजिटिव खबर होगी। SBI के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए एक बड़ा QIP 15,000 करोड़ रुपए का रेज करने का क्लोज हो गया है, और भाव है 287 का। तो ये भाव जो जिस पर इन्होंने QIP किया है ये बहुत अट्रैक्टिव है। और हम 2 दिन पहले समीर अरोड़ा हिलियस कैपिटल के से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है और उन्होंने भी पैसा डाला है इस QIP में। तो साफ तौर पर अब बड़े लोग जो हैं वो SBI के ऊपर बुलिश होते हुए, तो आज स्टॉक पर नजर रखिएगा। LIC ने हालांकि एक बड़ा हिस्सा इस QIP में डाला है। पिडिलाइट पर नजर रखिए। पिडिलाइट की एक सब्सिडरी कंपनी है US में, वो अपना एक डिवीजन है सिक्लो डिवीजन। ये डिवीजन दरअसल ऑटो ग्रूमिंग और परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने का कामकाज करता है। इस डिवीजन को पिडिलाइट बेच रही है। कितना पैसा इनको मिल रहा है ये इन्होंने अभी जानकारी नहीं दी है, लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से पिडिलाइट के लिए पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। सेंट गोबेन ये वो स्टॉक है जो आज जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकता है, और वो इसलिए क्योंकि ये एक जिप्सम प्लास्टर बोर्ड बनाने का काम करते हैं। जनरली इंटीरियर डिजाइनर्स इस बोर्ड को इस्तेमाल करते हैं, सीलिंग में लगता है, पैनल्स में लगता है। और देखिए ये बोर्ड 4 देशों से भारत में डंप किया जा रहा था,
चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड और यूएई से। और डंपिंग के चलते इन्होंने सरकार से ये गुहार की थी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाए, और 2013 में वो लग गई। अब उसकी सीमा पूरी हो रही थी तो सरकार से इन्होंने मांग करी उसकी मियाद और बढ़ा दी जाए, तो वो कल नोटिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया है। तो इनके लिए बड़ी राहत की खबर। सनटेक रियल्टी के बोर्ड की कल बैठक हुई और जैसा कि माना जा रहा था स्टॉक स्प्लिट होगा, स्टॉक स्प्लिट को दरअसल बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक सेक्टर्स हैं जो खबरों की वजह से आज रडार पर रहनी चाहिए आपके। क्विक रैप अप आपकी स्क्रीन पर आता उन स्टॉक्स का जो स्टॉक्स हेमंत ने हाईलाइट करे हैं, पांचों के पांचों स्टॉक्स के लिए थम्स अप, यानी कि अच्छी खबरें आती हुई। अच्छा, आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। ब्रिटेन चुनाव के नतीजों पर फोकस रहने वाला है। एग्जिट पोल में टेरेसा मे को बहुमत नहीं, उनकी पार्टी को बहुमत नहीं है, लेकिन अब तक के जो नंबर्स आए अब तक कोई क्लियर विनर नजर नहीं आ रहा है। तो क्या एक हंग पार्लियामेंट होगी? एक वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन पाउंड इस समय 1.25% की कमजोरी के सामने, डॉलर के सामने ट्रेड करता हुआ, तो वीकनेस वहां पे पाउंड में आती हुई। आईपीओ पर एरिस लाइफ साइंसेज की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। एक और कंपनी सेकेंडरी मार्केट में डेब्यू करने की तैयारी कर रही है। सुबह 11:30 बजे मई महीने के सीएम आंकड़े आने वाले हैं, यानी कि जो लिस्टेड कंपनी से आंकड़े तो हमने देख लिए, लेकिन ओवरऑल ऑटो सेक्टर का कैसा परफॉर्मेंस रहा है मई के महीने में, वो आंकड़े आज सीएम, इनकी जो बॉडी है, वो रिलीज करेगी। पैन कार्ड आईटी रिटर्न के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और ये सुनवाई शायद आज दोपहर 2 बजे है, तो ग्लूड रहे अपनी स्क्रीन से, बेहद इंपॉर्टेंट मामला है। और प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन, या जिसे SCO कहते हैं, उसको आज संबोधित करने वाले हैं। चलिए, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की। ध्यान रखें, कच्चा तेल जिस तरह से वो सप्लाई साइड का ओवरहैंग बना हुआ है, लगातार प्रेशर के साथ ही कामकाज करता हुआ। मैं लास्ट चेक कर रहा था, ब्रेंट तो 48 के नीचे, 48 के नीचे आपकी स्क्रीन पे इस समय कामकाज होता हुआ, तो ओवर सप्लाई के कंसर्न्स यहां पे बने हुए। जहां तक सोने की बात है, 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। टेस्टिमनी निकल गई, ECB का आउटकम चला गया, लेकिन अभी भी यूके के जनरल इलेक्शंस का आउटकम बचा हुआ है। और उससे पहले कहना चाहिए गोल्ड स्टेडी वो $1275-1280 के इर्द गिर्द आपको घूमता हुआ नजर आएगा इस समय, हल्की कमजोरी के साथ। तो ऐसे में आज की कमोडिटी मार्केट्स की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। रवि जी, हाय, गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए हैं सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज के दिन में लग रहा है कि जिस हिसाब से आपने बताया कि यूके इलेक्शन के एग्जिट पोल के नतीजे है, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव पार्टी उसकी मेजोरिटी आना थोड़ा मुश्किल है। तो पाउंड एंड यूरो में आज वीकनेस का जो भी फायदा होगा वो डॉलर को मिलेगा। तो डॉलर की स्ट्रेंथ है वो ज्यादातर बुलियन के लिए नेगेटिव मानी जाती है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में बुलियन में आज एक वीकनेस के साथ कारोबार हो सकता है। अगर दूसरा रीजन वो भी, अगर कंजर्वेटिव पार्टी का विन भी हुआ तो एक अनसर्टनिटी का माहौल खत्म होगा, फिर भी बुलियन में एक वीकनेस रहेगी। तो सिल्वर में मेरा शॉर्ट रिकमेंडेशन रहेगा 40,400 के स्टॉप लॉस के साथ सिल्वर में शॉर्ट करना है। 39,700 का इंट्राडे टारगेट आज देखा जाएगा। तो मुझे यहाँ से सिल्वर वीक लग रहे। और सेकंड रिकमेंडेशन मेरा लीड में रहेगा। LME की कम इन्वेंट्रीज एज वेल एज अच्छी डिमांड के चलते आज लीड में बाइंग देखा जाएगा। 131 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ लीड में बाय करना है। 136 रुपये 40 पैसे का टारगेट रहेगा। ओके, तो रुपया खरीदे, चांदी बेचे, लेड में खरीदारी करने के मौके हैं आपकी स्ट्रैटेजीज आज के लिए। रवि जी, धन्यवाद आपका। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। और ब्रोकरेज के रडार पर क्या है, सोनम बताने के लिए जुड़ चुकी हैं। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आज बाजार बुलिश है। CLSA ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1,710 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 30% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली को रिलायंस इंडस्ट्रीज में ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1,506 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से उनको लगभग 14% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। और फाइनली मैक्वायरी सियाट पर बुलिश हुआ है। उन्होंने अपना कवरेज शुरू किया है स्टॉक पर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ। 2,250 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। मौजूदा भाव से शेयर में 20% का अपसाइड उनको दिखाई दे रहा है। ओके, तो इन स्टॉक्स रडार पर रखे और जाते हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र देख लीजिए। निफ्टी एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ, लेकिन यूके के इलेक्शंस के आउटकम पे सबकी नजरें ग्लूड रहे अपने टीवी स्क्रीन से। लेकिन मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।